दिल्ली जो भारत देश की राजधानी है, जहां पर वाटर टैंक आने पर ऐसा लगता है जैसे कि उस पर अटैक ही कर दिया हो, क्योंकि दिल्ली में पानी जैसे बेसिक चीज खत्म होने की कगार पर है। दिल्ली के लोग एक तरफ तो 50 डिग्री तापमान से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पानी आता है। अगर उस पानी को देखा जाए तो उस पानी की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि इस पानी को पिया तक नहीं जा सकता। जहां लोग अपनी बेसिक जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वही हमारी नेशनल कैपिटल में पॉलिटिक्स चल रहा है। लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पॉलिटिशियन सही समय पर एक्शन नहीं ले रहे हैं और इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। अगर दिल्ली में पानी के सोर्सेस की बात की जाए तो दिल्ली में लगभग 5000 ट्यूबवेल है, 10 फंक्शनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा वाटर लाइन नेटवर्क बिछा हुआ है। 93% दिल्ली को पाइप से वाटर सप्लाई होता है। वैसे दिल्ली में वाटर क्राइसिस तो हर साल होता है, क्योंकि समर में गर्मी बढ़ती है, लोग दिन में 2 से 3 बार नहाते हैं और वाटर की कमी होती है। एक डेटा के अनुसार 1290 मिलियन गैलन पर डे पानी की जरूरत होती है, जिसमें से दिल्ली 1000 मिलियन गैलन पर डे पानी दिल्ली मैनेज कर लेता है। बाकी बचा 290 मिलियन गैलन पानी ग्राउंड लेवल से फुलफिल होता है। अगर बात की जाए तो 2016 में महाराष्ट्र के लातूर के एरिया में वाटर क्राइसिस हुआ था, जहां पर स्पेशल ट्रेन से पानी लातूर तक पहुंचाया गया था। 2019 में चेन्नई में पानी खत्म हो रहा था, जहां पर सिटी ऑफिसर्स ने डे 0 भी अनाउंस्ड भी कर दिया था। कोविड से पहले ही सारे ऑफिसर्स अपने एम्प्लॉई को वर्क फ्रॉम होम करने को कह रहे थे, क्योंकि ऑफिस में एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। इस बीच एक ऐसी भी घटना देखने को मिली जहां पर एक व्यक्ति ने पानी की वजह से अपने ही पड़ोसी को चाकू से मार दिया। भारत में हर साल पानी के खत्म होने की न्यूज हम हर साल सुनते हैं और कुछ समय बाद भूल भी जाते हैं। लोग सच कहते हैं कि तीसरी वर्ल्ड वार पानी की वजह से होगी, लेकिन अब ये बात सच लग रही है। अगर बात करें तो दिल्ली की, तो दिल्ली में इतना वाटर क्राइसिस क्यों? अगर नंबर्स देखें तो लगता है कि ठीक है, आपकी जरूरत का पानी जमीन से निकलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। मगर बात यह है कि पिछले कुछ सालों से ये नंबर एक जगह थमा नहीं है, ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 में दिल्ली जमीन से 86 मिलियन गैलन पर डे पानी निकाल रहा था। साल 2020 में ये नंबर 63% बढ़ा है। अब दिल्ली 135 मिलियन गैलन पर डे पानी निकाल रहा है। अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में ये आंकड़ा कम होने वाला नहीं है, क्योंकि जल बोर्ड 1034 ट्यूबवेल प्लान कर रहा है, जो एडिशनली 24 मिलियन गैलन पानी निकालेंगे। दिल्ली में वाटर क्राइसिस इसीलिए सीरियस है क्योंकि दिल्ली पर आज 4.5 करोड़ लोग निर्भर है। दोस्तों, आपने पानी के टैंक से पानी को टपकते हुए तो जरूर देखा होगा, मगर सोचिए अगर ये पानी दूध होता तो क्या एक भी बूंद वेस्ट होता? सोचिए अगर ये पेट्रोल होता तो क्या एक भी बूंद वेस्ट होता? अगर देखा जाए तो हमें पानी की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। वाटर टैंकर्स वाले जिस पानी से पैसे कमाते हैं उसी को इंसल्ट करते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि अगर दिल्ली को 100 लीटर पानी मिलता है तो दिल्ली वासियों को सिर्फ 48.65 लीटर पानी ही पहुंच पाता है, और इसकी वजह है दिल्ली के टैंकर माफिया, यानी कि आधे से ज्यादा पानी लोगों तक पहुंचता ही नहीं। जो पानी लोगों तक नहीं पहुंचता है वो पानी काला बाजारी करके इंडस्ट्रीज को पहुंचाया जाता है। दिल्ली के गरीब लोग ये पानी का टैंक अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं और दिल्ली के लोग पोल्यूटेड पानी को पीते हैं। दिल्ली में कॉलरा, डायरा, डिसेंट्री और टाइफाइड के केसेस आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें बिल्कुल नई है। दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे में ये सब बातें विद प्रूफ दिखाई गई है। दिल्ली में पानी की चोरी होती है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाटर टैंक माफिया के खिलाफ खुद सवाल खड़े किए हैं। ये शर्म की बात है कि ये सब हमारी नेशनल कैपिटल में हो रहा है, जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों सरकारें एक्शन ले सकती है।
वहाँ पॉलिटिशियन की वजह से कोई इसके सलूशन पर बात ही नहीं कर रहा है। ये बात कही जाती है कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, मगर दिल्ली के सिटीजन भी बहुत ज्यादा इनोसेंट नहीं हैं। जल जीवन मिशन कहता है कि अर्बन एरिया में एक दिन में पर कैपिटा डिमांड 135 होती है और रूरल एरियाज में 55 लीटर, मगर दिल्ली के आदमी हर रोज 172 लीटर हर रोज यूज करते हैं। वैसे ही इस साल फायर डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि 20 मई तक 8,201 फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे। लास्ट के कुछ 5,970 फायर इंसिडेंट थे, यानी कि इसमें भी कुछ पानी खर्च हुआ। अगर इन आंकड़ों को गौर से देखें तो वाटर क्राइसिस 3 मेन वजह से है। नंबर 1 टैंक का माफिया, नंबर 2 हीट वेव्स और पानी का ओवर यूज, और नंबर 3 बढ़ते हुए फायर के केसेस। ऐसा सुना जाता है कि दिल्ली में एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था। दिल्ली में पहले कई राजाओं ने डैम, रिवर्स का सिस्टम बनाया था। यहाँ ऐसे स्टेट वेल बनाए गए थे जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। इसका मतलब उस समय में भी हम पानी को बचाकर रखते थे। दिल्ली का 40% पानी यमुना नदी से, 25% पानी गंगा से और 22% पानी भाखड़ा नागल डैम से आता है और बाकी का 13% पानी ट्यूबवेल से यानी कि अन्य सोर्स से आता है। सिर्फ 2% यमुना नदी दिल्ली से बहती है, लेकिन यमुना की 76% पोल्यूशन के लिए दिल्ली जिम्मेदार है, यानी कि यमुना नदी के इस पोल्यूशन का 3/4 दिल्ली की वजह से होता है और आने वाले समय में ये पोल्यूशन बढ़ने ही वाला है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने अपनी प्रोसेस 50% तक कम की है। पिछले साल दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान सोचा, लेकिन 1 साल बाद भी काम शुरू तक नहीं हुआ है। पिछले 30 साल से रेणुका डैम कंस्ट्रक्शन रुका पड़ा है। सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये ऐसे फेलियर है जिसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय ब्लेम देना शुरू हो गया। इस विषय में दिल्ली की सरकार कहती है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए फंड समय पर रिलीज नहीं होते और काम रुक जाता है। ब्यूरोक्रेट्स जानबूझकर काम में बाधा डालते हैं। बताया जाता है कि आने वाले समय में भारत का पानी तेजी से खत्म होने ही वाला है। यहाँ की हालत ऐसी ही होने वाली जैसे कि गल्फ के देशों की है। आज दिल्ली का जो हाल है वैसा ही हाल सिंगापुर का भी था। सिंगापुर 2011 तक मलेशिया से पानी इंपोर्ट करता था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट 2011 में खत्म हो गया, तो सिंगापुर ने इस पर 2003 से ही काम करना शुरू किया। उन्होंने न्यू वाटर नाम के ही फ्रेश वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट शुरू किए। सिर्फ 15 साल पहले सिंगापुर अपने पड़ोसी देश पर पानी जैसी बेसिक चीज पर भी निर्भर था, लेकिन आज के समय में सिंगापुर वाटर सिक्योर माना जाता है। यहाँ पर आपको टैंकर पॉलिसीज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर पानी का कनेक्शन 1 मीटर कनेक्शन होता है। यहाँ पर पानी का हर बूंद मेजर होता है और हर बूंद की कीमत होती है। यूएई में एक तरह का वाटर टैक्स भी लगाया जाता है, मतलब हर हाउस में उन्होंने जितना पानी वेस्ट किया उतने पानी का उन्हें हिसाब देना होता है, मतलब वो सब उनके बिल में ऐड होता है। असल बात यह है कि जब तक हम पानी को फ्री समझेंगे तब तक हम पानी का मोल ही नहीं समझेंगे। जापान में रिसाइकलिंग की पॉलिसी है। एक पब्लिक टॉयलेट का सिंक एक पाइप से फ्लश से कनेक्टेड होता है, ताकि जो पानी हम हाथ धोने के लिए यूज करें वही पानी फ्लश में भी यूज हो। इजराइल जैसे देश ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिसैलिनेशन प्लांट बनाए हैं, जिससे खारे पानी को पोर्टेबल पानी में कन्वर्ट किया जाता है। यूएई भी अपने वाटर नीड का एक हिस्सा ऐसे ही पूरा करता है। अहमदनगर ने एक गांव ने पानी का प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया। 1972 में यहाँ बड़ा सूखा पड़ा था। 1989 तक वाटर शॉर्टेज एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ के निवासियों ने वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा खुद ही उठाया। उन्होंने 1435 हेक्टेयर जमीन पर 3 डैम, 20 कैनाल और 2 पेरकोलेशन टैंक बनाए। इस सिस्टम में 19 विलेजेस को जोड़ा। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक यूज हुई। गाँवों में आउटरीच प्रोग्राम शुरू हुआ और इस सोल्यूशन का हिस्सा बने। लोगों ने पानी का इम्पोर्टेंस तो समझा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एनुअली 907 बिलियन लीटर पानी एक्स्ट्रा जेनरेट हो सकता है। कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। दिल्ली में कई लोगों के खुद के घर होते हैं, क्यों न फ्लश में गाड़ी धोने में बारिश का पानी यूज किया जाए।
ग्राउंड वाटर रिचार्ज तभी तो होगा जब पानी जमीन के अंदर जाएगा, लेकिन जमीन में अंदर जाने के लिए मिट्टी कहाँ है? हर रास्ता तो कंक्रीट का है। हमें ग्राउंड रिचार्ज पर फोकस तो करना ही होगा, वरना आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचेगा ही नहीं।